एवरीवन, माय नेम इज़ आकृति मिश्रा। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम नोमैडिक एम्पायर्स चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। आप लोगों के मन में शायद ही क्वेश्चन उमड़ रहा हो कि हम क्यों सेंट्रल इस्लामिक आइलैंड वाला चैप्टर नहीं कर रहे हैं। तो वी आर नॉट डूइंग इट बिकॉज इट इज़ नॉट देयर इन द सिलेबस राइट नाउ। लाइक अगर आप न्यू अपडेटेड एनसीईआरटी बुक्स देखोगे तो उसमें द चैप्टर इज़ नॉट देयर। सो दैट्स वाई वी आर डूइंग दिस, क्योंकि अगर आप अभी का सिलेबस देखोगे 2023 टू 2024 तो उसके हिसाब से ये चैप्टर्स आ रहे हैं। फ्रॉम द बिगनिंग ऑफ टाइम नहीं आ रहा है। मैंने उस वक्त इसलिए बना दिया था क्योंकि आई वॉज नॉट अवेयर अबाउट इट, दैट्स वाई आई मेड इट। बट कोई बात नहीं, नॉलेज पर्पज़ के लिए इट इज़ ग्रेट बिकॉज उसमें हमें ह्यूमन की एग्जिस्टेंस जानने को मिलती है, हम कैसे इवॉल्व हुए हैं, हम कैसे कम्युनिकेट कर पाए हैं एक दूसरे से, कैसे लैंग्वेज डेवलप हुई है, ये सारी चीज़ें हमें उसमें जानने को मिलती हैं। सो इट इज़ ऑल्सो इंटरेस्टिंग एंड आई थिंक यू शुड वॉच इट। नॉलेज कहीं से भी मिले तो हमें ग्रैब कर लेनी चाहिए। एंड मैंने लाइक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ लेक्चर्स को अपलोड करा है, तो आप इम्पॉर्टेंट लेक्चर्स देख सकते हो। और मैं नोट्स देखो तभी अपलोड करूँगी जब आप मुझे कमेंट में रिस्पॉन्स दोगे कि हाँ आपको चाहिए या नहीं। तो गिव मी योर फीडबैक सो दैट आई कैन गिव यू माई नोट्स। सो हियर इज़ अ चैप्टर नोमैडिक एम्पायर्स। सो लेट अस स्टार्ट। अब ये जो नोमैडिक एम्पायर्स चैप्टर है, अगर आप इसमें ये दोनों टर्म को देखो, नोमैडिक को देखो और एम्पायर को देखो, तो ये काफ़ी ज़्यादा कॉन्ट्राडिक्टरी हैं। क्यों हैं? क्योंकि नोमैडिक मतलब तो बेसिकली वो वैंडरर्स जो कि एक जगह से दूसरी जगह पे घूमते रहते हैं। हमने पिछले चैप्टर में, अर्लियर चैप्टर में वी हैव डिस्कस्ड अबाउट इट ना, कि कैसे वो लोग एक जगह से दूसरी जगह पर घूमते रहते थे, है ना। ट्रांसहुमेंस वाले में मैंने आपको बताया था, आप वो लेक्चर देख सकते हो, रोमन एम्पायर वाला। सो नोमैड्स बेसिकली वो वैंडरर्स होते हैं जो कि एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते हैं फॉर फूड, फॉर शेल्टर। एंड वो एक जगह पर सेटल नहीं होते, वो दे नेवर सेटल बेसिकली। एंड इफ हम बात करें एम्पायर की, तो वो एक किंगडम होता है बेसिकली, जिसमें एक रूलर होता है एंड ही और शी रूल्स इट। ओके। सो इस चैप्टर में हम लोग एक ऐसे नोमैडिक एम्पायर के बारे में, हाँ मतलब हम लोग उन लोगों के एम्पायर के बारे में जो कि कभी सेटल नहीं होते हैं, वो सही में सेटल हो गए हैं और उनका सही में अब किंगडम है। तो हम ऐसे ही एक नोमैडिक एम्पायर के बारे में बात करने वाले हैं, जो है मंगोल एम्पायर। ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ इकलौता नोमैडिक एम्पायर है, ऐसा नहीं है, और भी कई तरीके के नोमैडिक एम्पायर हमें देखने को मिले हैं। बट इस चैप्टर में वी आर गोना टॉक अबाउट द मंगोल एम्पायर, जिसके शासक थे आपके चंगेज खान, जिनके ऊपर मैंने शॉर्ट्स भी डाल रखा है, तो यू कैन वॉच इट। सो हम इनमें मंगोल्स के बारे में जानने वाले हैं, उनकी डाइवर्स सोसाइटी के बारे में जानने वाले हैं और चंगेज़ खान के बारे में जानने वाले हैं। तो चंगेज़ खान का नाम आपने कहीं ना कहीं सुना तो होगा, और अगर नहीं सुना है तो इस पूरे चैप्टर में आप उनका नाम सुनने वाले हो, उनके बारे में जानने वाले हो, उनके स्ट्रगल के बारे में जानने वाले हो, और ये जानने वाले हो कि कैसे उन्होंने अपने सोल्जर्स को इंटीग्रेट करके रखा। अब आप कहोगे सैलरी देकर, वेजेस वगैरह देकर या सैलरी देकर ही उन्होंने इंटीग्रेट करा होगा, बट ऐसा नहीं है। सोल्जर्स को सैलरी नहीं मिलती थी, बल्कि जो भी वो लूटते वगैरह थे उसमें इक्वल शेयर या प्रोपोर्शनेट शेयर जो है दे दिया जाता था, एंड सैलरी वगैरह नहीं दी जाती थी। सो बिना सैलरी के भी जो सोल्जर्स थे वो इतने ज़्यादा इंटीग्रेटेड थे, इतने ज़्यादा लॉयल थे चंगेज़ खान के, एंड वो खुद भी प्राउड फील करा करते थे कि वो चंगेज़ खान की आर्मी है। तो हम देखेंगे आखिर ये चंगेज़ खान ने अपना कैसा इंप्रेशन बना रखा था मंगोल्स पर और अपने सोल्जर्स पर, कि वो इतने ज़्यादा लॉयल थे और एक तरह से उनको भगवान मानते थे। एंड हमें नाम पर नहीं जानना है, हमें ये नहीं समझना है कि मुस्लिम थे। चंगेज़ खान, खान बेसिकली अभी आप पढ़ोगे आगे जाके कि क्यों खान लगा है, बट नेम से भी नहीं जाना है कि ये मुस्लिम थे या क्या थे। हाँ, इनकी जो आगे की जनरेशन है वो कहीं ना कहीं कुछ लोग जो है वो इस्लाम में कन्वर्ट हो गए थे, बट दैट डजंट मीन कि हम खान से जज कर ले कि ये मुस्लिम थे। ही वॉज नॉट एट ऑल अ मुस्लिम। ओके, तो अब हम सोर्सेज की बात करेंगे। तो अब तक मैंने आपको जो भी चैप्टर पढ़ाए हैं, चाहे वो फ्रॉम द बिगनिंग ऑफ टाइम हो, मेसोपोटामिया वाला हो, या एन एम्पायर अक्रॉस 3 कॉन्टिनेंट्स हो, तो आई हैव ऑलवेज टोल्ड यू द सोर्सेज बिकॉज हमने जब भी बुक पढ़ी है तो हमें सोर्सेज बता दिए गए हैं, एंड वो हमें इसलिए बताए गए हैं क्योंकि हम ये ना समझ ले कि हमें बस ऐसे ही पढ़ाए जा रहे हैं तो हम पढ़ ले। नहीं, प्रॉपर सोर्सेज हैं और उसके हिसाब से ही आपको चैप्टर दिए गए हैं। ओके, एंड इसीलिए हमेशा सोर्सेज को जानना ज़रूरी है कि ये जो चीज़ हम पढ़ रहे हैं ये कहाँ से ओरिजिनेट हुई है, कहाँ से हमें ये चीज़ें पता चल रही हैं। हवा में तो नहीं है ना ये सारी बातें, सही में एग्जिस्ट करती हैं। सो इसीलिए हमें सोर्सेज जो है जानने ज़रूरी होते हैं। तो जो हमारे पहले इनिशियल जो सोर्सेज थे वो थे क्रॉनिकल्स। एग्जाम्पल इधर गिवन है द सीक्रेट हिस्ट्री ऑफ मंगोल्स। जैसे अकबरनामा भी एक क्रॉनिकल था, राइट। तो द सीक्रेट हिस्ट्री ऑफ मंगोल्स का जो क्रॉनिकल है ना, वो पहले मंगोलियन लैंग्वेज में ही था, बट आगे जाके वो कैसे ना कैसे करके पता नहीं कैसे डिस्ट्रॉय हो गया, फिर इसका चाइनीज़ वर्जन है। अब देखो, लैंग्वेज में भले ही डिफरेंस हो बट कंटेंट में भी डिफरेंस हमें देखने को मिलता है। मतलब द
सीक्रेट ऑफ हिस्ट्री ऑफ मंगोल्स का चाइनीज़ वर्जन आया, बट द कंटेंट वाज आल्सो कम्प्लीटली डिफरेंट। मतलब लैंग्वेज तो चलो डिफरेंट थी ही, बट कंटेंट भी डिफरेंट था। ट्रैवलॉग्स वगैरह भी हमें काफ़ी ज़्यादा बायस देखने को मिले हैं, कुछ तारीफ़ भी करते थे और कुछ जो है क्रिटिसाइज़ भी करते थे। सिटी बेस्ड लिटरेचर भी एक तरह का सोर्स है। और यूलॉजीज़ बेसिकली वो सोर्सेज हुआ करते थे जो कि राजा की या जो भी शासक था, जिसका भी शासन वगैरह था, उसकी तारीफ़ करने के लिए यूलॉजीज़ हुआ करती थी। सो यूलॉजीज़ बेसिकली जो एम्परर होता था उनको अप्रिशिएट करते थे। एंड जो मेजॉरिटी ऑफ देम है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि वो बहुत ही ज़्यादा बायस्ड होते थे, एक तरफ़ा होते थे, और काफ़ी ज़्यादा वो लोग जो हैं क्रिटिसाइज़ करा करते थे रूलर को। हाँ, इलॉजीज़ जो है वो क्रिटिसाइज़ नहीं करा करती थी, इनफैक्ट वो तारीफ़ करा करती थी, क्योंकि वो राजा के प्रेज़ में ही लिखी जाती थी यूलॉजीज़। ओके, एंड दे पोर्ट्रेड मंगोल्स एज़ बारबेरियंस। अब जो मंगोल्स थे वो नॉन ग्रीक थे, एंड उस वक़्त जो नॉन ग्रीक लोग थे ना, उनको ऐसा समझा जाता था कि वो बहुत ज़्यादा अनसिविलाइज़्ड है, इल मैनर्ड है। एंड ये जो बारबेरियन टर्म है, हमने इसके बारे में रोमन एम्पायर में भी स्टडी करा है। तो बारबेरियन इज बेसिकली फॉर नॉन ग्रीक एंड फॉर दोज हु आर अनसिविलाइज्ड। तो इनिशियल सोर्सेज तो हमने जान लिए कि हाँ, ट्रैवलॉग्स होते थे, जैसे कि मार्को पोलो के बारे में हमने क्लास 10th में पढ़ा है, राइट, कि कैसे प्रिंट कल्चर में उनका बहुत बड़ा योगदान है, वी कैन से। तो ट्रैवलॉग्स में जैसे कि मार्को पोलो भी घूमते रहा करते थे, तो वो लिखा करते थे। तो ट्रैवलॉग्स के जरिए हम लोग जो है जान पाए हैं। क्रॉनिकल्स, एज आई सेड, मंगोलियन वाला क्रॉनिकल तो डिस्ट्रॉय हो गया था, बट उसके बाद जो चाइनीज़ वर्जन है वो काफ़ी ज़्यादा बायस देखने को मिला है, बट ठीक है, क्रॉनिकल भी हमें एक सोर्स देखने को मिलता है। सिटी बेस्ड लिटरेचर देखने को मिलता है, मेजॉरिटी ऑफ देम वर बायस थे और बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज करते थे, एक्सेप्ट द यूलॉजीज। फिर हम बात करते हैं रशियन रिसर्चर्स की। तो मंगोल एम्पायर जो था ना, वो काफ़ी बड़ा था, एंड रशिया वगैरह में भी वो जो है था। तो रशिया में जो ज़ारिस्ट रेजिमे आया, ज़ार निकोलस के बारे में हमने क्लास 9th में पढ़ा है, राइट। तो बेसिकली जब ज़ारिस्ट रेजिमे आया, तो वो अपने आप को सुपीरियर दिखाना चाहते थे, वो अपनी तारीफ़ कराना चाहते थे, एंड दैट्स वाई उन्होंने ये सोचा कि क्यों कि यहाँ पर मंगोल राज कर रखे हैं, तो हम एक काम करते हैं कि हम उनके ऊपर ही चीज़ें लिखते हैं और हम अपनी जनता को ये बताते हैं कि कैसे कैसे हमने तुम्हें इतने क्रूर शासक से जो है मुक्ति दिलाई, कैसे हम चाहे जैसे भी हो, चाहे हम करप्ट ही क्यों ना हो, चाहे हम जैसे भी हो, बट हम बहुत अच्छे हैं क्योंकि हम तुम्हारे अपने हैं। मंगोल जो कि तुमसे एकदम ही अलग थे, जो कितने ज़्यादा क्रूअल थे, वो लोग तुम पर राज कर रहे थे। तो बेसिकली यही दिखाने के लिए, यही दर्शाने के लिए ज़ार ने, जो ज़ारिस्ट ब्रिज में था, उसमें जो हमें चीज़ें देखने को मिली हैं वो काफ़ी ज़्यादा बायस देखने को मिली है। बट कम्युनिस्ट एरा थोड़ा डिफरेंट होता है, क्योंकि इसमें एक बारटोल्ड नाम के वी कैन से हिस्टोरियन थे। तो वो कुछ ऐसी चीज़ें लिखते हैं जो कि अप्रिशिएट करा करती थी चंगेज़ खान को। एंड जो ज़ारिस्ट रेजिमे में हमें रिकॉर्ड देखने को मिले, वो काफ़ी ज़्यादा कॉलोनियल माइंडसेट से, भले ही मंगोल एम्पायर शायद अच्छे ही क्यों ना हो वहाँ पर, बट ज़ारिस्ट रेजिमे में ऐसा दिखाया गया कि उन्होंने हम पर बहुत ज़्यादा शासन करा है, वो हमारे अपने भी नहीं थे, एंड वो बहुत ज़्यादा क्रूअल थे, एंड ऐसे नेगेटिवली पोर्ट्रे करा गया है। एंड कम्युनिस्ट एरा की अगर हम बात करें, तो इसमें जो बोरिस, और आप ये नाम देख सकते हो, बोरिस याकोल्विच, व्लादिमिर एंड हमें देखने को मिले हैं वैसिली व्लादिमिरोविच बार्टोल्ड। तो नाम बहुत ज़्यादा प्रोनाउंस करना इनका डिफ़िकल्ट है, बट ओके। सो हमें ये दोनों देखने को मिले हैं। एंड जो बार्टोल थे, मैंने आपको बताया कि इनके जो भी हमें चीज़ें देखने को मिली हैं, इनके जो टेक्स्ट हमें देखने को मिले हैं, वो थोड़े बहुत जो हैं हम कह सकते हैं अप्रिशिएट कर रहे थे मंगोल को, उनके एम्पायर को, एंड वो थोड़े बहुत सिंपैथेटिक थे, वी कैन से। एंड ज़ारिस्ट रेजिमे में तो ये पब्लिश हो ही नहीं पाया, क्योंकि ज़ार नहीं चाहता था ना कि कुछ भी अच्छी बात आप लिखो। सो क्रुश्चेव एरा में 1960s में बार्टोल्ड का जो भी टेक्स्ट वगैरह था वो पब्लिश हुआ, और पब्लिक ने वो जाना, वो चीज़ें उन्होंने देखी। एंड हमें देखने को मिलता है कि चलो लैंग्वेज में तो डाइवर्सिटी थी, कि मंगोलियन लैंग्वेज में भी शायद पहले लिखा गया था, फिर चाइनीज़ में भी लिखा गया, लेकिन कंटेंट भी डिफरेंट हो गया। सो हमें ये देखने को मिला कि चलो लैंग्वेज में तो डाइवर्सिटी थी ही, बट कंटेंट में भी डाइवर्सिटी हमें देखने को मिली। जैसे कि अगर मार्को पोलो का ट्रैवल लॉग लैटिन और इटालियन लैंग्वेज का देखें, तो दोनों के जो कंटेंट है वो डिफरेंट है। मतलब मार्को पोलो ने ही लिखा होगा ना, लेकिन आप ये देखो कि लैटिन में वो अलग लिख रहे हैं, इटालियन में वो अलग लिख रहे हैं। सो ऐसा नहीं है कि उन्होंने अलग अलग चीज़ें लिखी होंगी, इट्स जस्ट लाइक कि जिनको वो बुरे लगते थे उन्होंने बुरा लिखा, जिनको वो अच्छे लगते थे उन्होंने अच्छा लिखा। तो आप ये देख सकते हो, ये एग्जाम्पल इधर गिवन है कि मंगोल एम्पायर के ऊपर जो चीज़ें मार्को पोलो ने लिखी थी, वो लैटिन लैंग्वेज में अलग देखने को मिल रही है और इटालियन लैंग्वेज में अलग देखने को मिल रही है। सो अब हम पढ़ने वाले हैं मंगोल्स के बारे में, जिनके ऊपर पूरा ये चैप्टर ही है।
तो ये थे आपके ईस्ट एशियन एथनिक ग्रुप्स जो कि आपके इनर मंगोलिया से ओरिजिनेट हुए थे। इनकी जो लैंग्वेज थी यानी कि इनकी जो भाषा थी वो तातर्स से, कितान से, मांचूस से, तुर्किक ट्राइब्स जो ये थे जो कि वेस्ट में थे, लाइक तुर्किक ट्राइब्स जो था वो आपका वेस्ट में था। इनकी जो लैंग्वेज थी ना वो काफ़ी ज़्यादा इन ट्राइब्स से सिमिलर थी। एंड हमें ये देखने को मिला कि एशिया में और इवन ईस्ट यूरोप में 13th सेंचुरी में काफ़ी लोगों के लिए एक डर पैदा करते थे, क्योंकि लोग इनको बहुत ज़्यादा ऐसे मानते थे कि ये बहुत ज़्यादा क्रूअल है। एंड इसलिए भी क्रूअल मानते थे क्योंकि ये लोग जहाँ भी जाते थे शहर वगैरह को जला दिया करते थे, लूटपाट मचाया करते थे। एंड इस वजह से लोग इनसे काफ़ी ज़्यादा डरते थे। एंड यही चीज़ें हमें देखने को मिली हैं। लेकिन जो मंगोल थे वो ये कहते थे कि उनको गॉड ने भेजा ही है रूल करने के लिए। तो उनका अलग मानना था और लोगों का मानना था कि ये तो हम पर भाई राज करने आया है और हमें सताने आया है। So now we are going to talk about Mongols who were classified into pastoralists and hunter gatherers. So if I talk about the pastoralist, तो ये लोग आपके सेंट्रल एशिया और मंगोलियन स्टेपीज में रहा करते थे। स्टेपी के बारे में मैंने आपको मेसोपोटामिया वाले चैप्टर में अच्छे से समझाया है। एंड इफ़ मैं बात करूँ स्टेपी की, तो वहाँ पर लाइक घोड़े वगैरह की ज़रूरत पड़ा करती थी ट्रैवल वगैरह करने के लिए। सो इसीलिए इनके पास हॉर्सेज हुआ करते थे, इसीलिए इनके पास शीप हुआ करते थे जहाँ पर ये उनको जो है चराया वगैरह करा करते थे। एंड ये लोग थोड़ी बहुत हंटिंग भी कर लिया करते थे। स्मॉल गेम्स जो लिखा है दैट मीन्स कि वो थोड़ी बहुत हंटिंग भी कर लिया करते थे। इफ आई टॉक अबाउट द हंटर गैदरर्स देन दे वर पुअरर देन पैस्टोरलिस्ट। तो जो पैस्टोरलिस्ट थे कि उनसे काफ़ी ज़्यादा पुअर थे। उसके साथ साथ ये लोग फॉरेस्ट में रहा करते थे। हंटिंग वगैरह करनी है तो आपको फॉरेस्ट में ही रहना होगा। तो ये जो हंटर गैदरर्स थे ये आपके साइबेरियन फॉरेस्ट में रहा करते थे। एंड ये सर्वाइव किस पर करते थे? ये सर्वाइव करते थे आपके ट्रेड पर ऑफ फर्स एंड हंट ऑफ एनिमल्स। मतलब जो भी फर वगैरह हुआ करता था उसका ट्रेड करा करते थे एंड उसके साथ साथ एनिमल्स को हंट करा करते थे। एंड ऐसे ये लोग अपने जीवन का यापन करा करते थे। जीवन यापन ये लोग अपना ऐसे ही करा करते थे कि फर का ट्रेड कर लो या एनिमल को हंट कर लो। एंड पैस्टोरलिस्ट वगैरह क्या करा करते थे? वो शीप गोट को चराया करते थे, नहीं तो स्मॉल गेम्स उनके ज़रिए खेला करते थे। एंड स्टेपीज़ में रहा करते थे तो वहाँ पे घोड़ों की ज़रूरत पड़ती थी ट्रैवल वगैरह करने के लिए। सो ये चीज़ें हमें देखने को मिली कि दो तरह के लोग थे। एंड ये दोनों ही एग्रीकल्चर नहीं करते थे, क्योंकि एग्रीकल्चर वहाँ पर आप कर सकते थे। इतना फेवरेबल क्लाइमेटिक कंडीशन वहाँ पर थी कि आप एग्रीकल्चर कर सकते हो, यू कैन डू एग्रीकल्चर देयर। बट इनको थोड़ा अलग बनना था तो इन्होंने एग्रीकल्चर को कभी अपनाया नहीं। एंड ये लोग ज़्यादा झुंड में नहीं रहा करते थे, क्योंकि ऑफकोर्स कमाते भी इतने ज़्यादा थे नहीं कि सारे लोगों को एक साथ जो है पाल सके। So they do not used to live in dense settlements. Instead, they used to live in non-dense settlements, as you can see in the text. एंड अगर हम बात करें मंगोलियन सोसाइटी की, तो उनके लिए हॉर्सेस काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हुआ करते थे, क्योंकि इनके जो हॉर्सेस हुआ करते थे, जो मंगोलियन हॉर्सेस हुआ करते थे, दे वर स्मॉलर इन साइज इफ वी कंपेयर देम विद द यूरोपियन हॉर्सेस। ओके, सो दे वर स्मॉलर इन साइज। एंड उनकी जो खुराक थी, उनकी जो डाइट थी वो भी काफ़ी ज़्यादा कम थी। तो उन्हें खाने के लिए भी ज़्यादा नहीं देना पड़ता था, कम देना पड़ता था। एंड उसमें ही वो लोग काफ़ी ज़्यादा तेज़ थे, वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे से भाग पाते थे। एंड इसलिए मंगोलियन हॉर्सेस जो थे वो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हमें देखने को मिले हैं इस चैप्टर में। नाउ वी आर गोना टॉक अबाउट द पॉलिटिकल स्ट्रक्चर ऑफ द मंगोल्स, कि वहाँ का जो पॉलिटिकल स्फेयर था हम उसमें अब देखने वाले हैं कि वो कैसा था। सो जो आपके मंगोल थे ना, वो दे यूज्ड टू लिव इन पेट्रीलिनियल क्लैन बेस्ड ग्रुप्स, यानी कि वो कबीलों में वो रहा करते थे जो कि फादर के नाम पर हुआ करते थे। पेट्रीआर्कल टर्म आपने सुना होगा ना। वही पेट्रीलिनियल का मतलब ये है कि जो कबीले हुआ करते थे वो फादर के नाम पर हुआ करते थे एंड उसी में ये लोग रहा करते थे। दे यूज्ड टू लिव इन दैट। एंड कॉन्फिडरीज भी हमें काफ़ी ज़्यादा देखने को मिली हैं। कुछ जो कॉन्फिडरीज हैं वो शॉर्ट लिव्ड होती थी, यानी कि थोड़े टाइम के लिए ही होती थी। एंड ट्राइबल्स जो थे ना, जो ट्राइब्स थे, वो आपस में ही काफ़ी ज़्यादा फाइट करा करते थे एक दूसरे से। एंड ऐसे ही हमें एक एम्पायर का एग्जाम्पल मिला है जो कि है हुन एम्पायर। तो हुन एम्पायर जो था वो अटीला के द्वारा था। अटीला वॉज द रूलर इन द 15th सेंचुरी इन नॉर्दर्न यूरोप एंड सम पार्ट्स ऑफ रशिया। तो ये जो एम्पायर था ये नॉर्दर्न यूरोप और कुछ पार्ट्स ऑफ रशिया में फैला था, हुन एम्पायर, जो कि अटीला के द्वारा रूल करा जाता था इन 15th सेंचुरी। ओके, सो इफ वी टॉक अबाउट द पॉलिटिकल सिस्टम ऑफ चंगेज खान इन कंपैरिजन विद द हुन एम्पायर बाय अटीला, so it used to be multi-ethnic, it used to be stable, it used to be secular and had large loyal army, had superior equipment installed throughout China, Iran and Eastern Europe, and it was a meritocracy. So क्या होता है कि जो चंगेज खान का we can say पॉलिटिकल सिस्टम था वो काफ़ी अलग था हुन एम्पायर से, क्योंकि यहाँ पर हमें डाइवर्सिटी देखने को मिलती थी।
यहाँ पर जो सोल्जर्स थे वो ऐसा नहीं था कि सिर्फ मंगोलियन थे, यहाँ पर मंगोलियन भी थे, यहाँ पर आपके दूसरे वी कैन से कबीले के लोग भी थे। एंड वो ऐसे थे कि ये जिसको भी हराता था ना, उसकी सोल्जर्स को ही ले लेता था। ऐसा नहीं था कि उनके सोल्जर्स को मार देता था या क्या करता था, बल्कि उनके सोल्जर्स को ही अपने अंडर कर लिया करता था एंड उनसे ट्रिक्स वगैरह सीखता था। मतलब ये काफ़ी ज़्यादा लर्निंग में विश्वास करता था, तो ये उनसे भी ट्रिक्स वगैरह सीखता था, उनको अपने एम्पायर में जो है रखता था एंड काबिल हुआ करते थे, उसको आगे भी बढ़ाता था, उसको अच्छी-अच्छी पोस्ट दिया करता था। सो इसका मतलब बेसिकली ऐसा नहीं था कि अगर तुम हमारे ट्राइब के नहीं हो तो तुम जो है अच्छी पोस्ट नहीं पा सकते हमारे आर्मी में, हमारे सोल्जर्स वगैरह में। ये बहुत ज़्यादा जो है हम कह सकते हैं मेरिटोक्रेसी को फ़ॉलो करता था कि जो काबिल है वो आगे बढ़ेगा। फिर चाहे वो गरीब हो, फिर चाहे वो कैसा भी हो, चाहे वो मतलब कैसा भी हो, किसी भी ट्राइब से बिलॉन्ग क्यों ना करता हो। सो ये क्या करता था कि उनको हराता था। लाइक फॉर एग्जाम्पल इसने किसी एक कबीले को, किसी एक ट्राइबल पॉपुलेशन को हराया। अभी क्या करेगा, अभी उनकी आर्मी को अपने पास रखेगा, उनसे ट्रिक्स वगैरह सीखेगा। सो ही वॉज अ गुड लर्नर ऑल्सो। उनसे ट्रिक्स वगैरह सीखेगा और उनको अपनी आर्मी में रखेगा, सम्मान देगा, रिस्पेक्ट देगा एंड फिर बाद में अगर वो काबिल होंगे तो उनको अच्छी अच्छी पोस्ट भी देगा। सो ये चीज़ें जो है चंगेज़ खान फॉलो करा करते थे। इसीलिए इनकी आर्मी में, इसीलिए इनके सोल्जर्स वगैरह में हमें डाइवर्सिटी देखने को मिलती थी। किसी भी एक पर्टिकुलर ट्राइब को ज़्यादा हम कह सकते हैं फेवर नहीं मिलता था। लाइक मंगोलियन जो लोग थे सिर्फ उन्हीं को फेवर नहीं मिलता था। सबके लिए चंगेज़ खान इक्वल थे एंड ये चीज़ें हमें देखने को मिली और इसीलिए आर्मी काफ़ी ज़्यादा लॉयल हुआ करती थी। क्योंकि अक्सर अगर आप किसी दुश्मन को हरा रहे हो तो आप उसके सोल्जर्स को भी मार ही दोगे, क्या करोगे? बट ये क्या करता था कि उनके सोल्जर्स को रखता था अपने पास, उनको रिस्पेक्ट देता था, उनको सम्मान देता था, अगर वो काबिल होते थे तो उनको अच्छी पोस्ट भी देता था। सो दैट्स हाउ ही वाज़। हम बात करने वाले हैं सेटलर्स और नोमैड्स के बारे में। तो सेटलर्स और नोमैड्स ये दोनों एक दूसरे से काफ़ी ज़्यादा कंप्लीटली ऑपोजिट है, क्योंकि नोमैड्स तो देखो वो लोग होते हैं ना जो कि एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रैवल करा करते हैं, वॉन्डर करा करते हैं फॉर फूड और फॉर शेल्टर, राइट। बट जो सेटलर्स थे वो लोग आपकी एक जगह पर सेटल होते थे एंड बेसिकली सेटलर्स में आपके यहाँ आ जाते थे फार्मर्स। तो अब हम जानने वाले हैं कि इन दोनों कंप्लीटली ऑपोजिट लोगों के बीच में रिलेशन कैसे स्टैब्लिश हुआ। तो ट्रेड एक तरीके का ज़रिया था, एक तरीके का बेसिस था, जिसकी वजह से इन दोनों के बीच में रिलेशनशिप स्टैब्लिश हो पाई। तो जो सेटलर्स हुआ करते थे वो आपके एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस और आयरन यूटेंसिल्स वगैरह को दिया करते थे एंड जो नोमैड्स थे वो बदले में हॉर्स को दिया करते थे, फर्स को दिया करते थे और एनिमल्स वगैरह को दिया करते थे। तो ऐसे ये दोनों ट्रेड के ज़रिए अपना रिलेशन स्टैब्लिश करते थे। लेकिन इनके बीच में दुश्मनी भी होती थी, तो ये लोग वॉर वगैरह भी करते थे एंड इन दोनों के बीच की जो वॉर है ना वही एक तरीके का रीज़न बन जाता है, कॉज बन जाता है फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ ग्रेट वॉल ऑफ चाइना। क्योंकि असल में क्या होता था ना कि जो सेटलर्स होते थे, जब उनको मारा जाता था, जब उनके घरों को जो है डिस्ट्रॉय करा जाता था, उनकी फैमिली को डिस्ट्रॉय करा जाता था, तो उनके लिए काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता था दोबारा से सारी चीज़ें सही कर पाना। क्योंकि अब आप एक घर में रह रहे हो तो आप हमेशा ज़्यादातर उसी में रहोगे। वो घर आपका बेसिकली परमानेंट है आपके लिए, राइट। अगर उसमें ही कोई कब्ज़ा कर ले, उसको ही कोई डिस्ट्रॉय कर ले, तो उसे दोबारा घर बनवाना एंड दोबारा से रीसेटल होना इज़ वुड बी डिफ़िकल्ट फॉर यू। लेकिन नोमैड्स का क्या है, अगर आप उनके घर को डिस्ट्रॉय भी कर दोगे तो उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। आप उनके टेंट को डिस्ट्रॉय कर दो, उन्हें क्या फ़र्क पड़ेगा? वो कहेंगे ठीक है, कोई बात नहीं, हम तो वैसे भी घूमते रहते हैं एक जगह से दूसरी जगह पर। तो जो सबसे ज़्यादा नुकसान होता था ना वो सेटलर्स का होता था, क्योंकि उनका जब घर डिस्ट्रॉय हो जाता था तो फिर उन्हें दोबारा बनवाना पड़ता था, दोबारा रीसेटल होना पड़ता था एंड बहुत क्योटिक सिचुएशन बन जाया करती थी। सो इसीलिए सेटलर्स को ज़्यादा नुकसान झेलना पड़ता था एंड इसीलिए there was the construction of Great Wall of China to prevent all this. अब हम बात करने वाले हैं अपने मेन कैरेक्टर की, बट इन द नेक्स्ट वीडियो, सो स्टे ट्यून फॉर इट एंड डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। बहुत अमेजिंग चैप्टर है, आपको इसमें चंगेज़ खान के बारे में सब जानने को मिलेगा। ये जानने को मिलेगा कि क्या वो हीरो थे, क्या वो विलन थे एंड बहुत इंटरेस्टिंग है ये चैप्टर। मेरा तो फेवरेट चैप्टर बन चुका है ये। सो या, स्टे ट्यून फॉर इट। सी यू सून विद द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।